Hi everyone, my name is Anjali and I am the biology faculty at V Personified Education Services. आज जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है अश्वथ MNS फ्री मॉक टेस्ट सीरीज फॉर एवरीवन आउट देयर competing for MNS एग्जाम इनिशिएटेड बाय बी personified. आज मैं आपके साथ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी. हम इन क्वेश्चंस के ऑप्शंस प्लस द राइट आंसर प्लस द 3 रॉन्ग आंसर्स सभी चीजें डिस्कस करने वाले हैं. मेरे साथ वीडियो में बने रहिए. आपको 10 सेकंड्स मिलेंगे हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए. आपको 10 सेकंड्स मिलेंगे हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए और आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है, उस क्वेश्चन का आंसर देना है इन अ प्रॉपर वे जो आपको लगता है सही ऑप्शन होगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसका आंसर डिस्कस करेंगे. दिस इज हाउ दिस इज मॉक टेस्ट सीरीज इज गोइंग टू अकर. So without wasting any further time, let us begin with this test series जो अश्वथ MNS free mock test series है initiated by V Personified Education Services. आज हम breathing and exchange के 50 questions discuss करेंगे. So let us begin with your first question. The first question is the function of pneumotaxic center is. Options are regulate inspiration, regulate rhythm, increase heart rate, all of the above. You guys are getting 10 seconds. Go in the comment section and answer for this. Come on everybody, repeat. Okay, your 10 seconds timings are up now. So the question is the function of pneumotaxic center is. ऑप्शंस में आंसर छुपा हुआ है, देखते हैं आंसर क्या है. आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इट रेगुलेट इंस्पिरेशन. तो क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था न्यूमोटैक्सिक नाम का सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रेन में प्रेजेंट होता है. और कौन से रीजन में प्रेजेंट होता है? पॉन्स रीजन में प्रेजेंट होता है. आप जानते हैं हम ब्रेन को 3 हिस्सों में डिवाइड करके स्टडी करते हैं. फोर ब्रेन, आपका जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज नोन एज योर फोर ब्रेन. आपका मिड पार्ट इज नोन एज मिड ब्रेन और आपका जो लास्ट पार्ट होता है जिसे आप हिंड ब्रेन कहते हैं. तो ये 3 आपके पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. हिंड ब्रेन में एक पार्ट होता है दैट इज नोन एज योर पॉन्स वेरोलाई. पॉन्स वेरोलाई में आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है. आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये सेंटर रिस्पॉन्सिबल होता है इंस्पिरेशन रेगुलेट करने के लिए. सो आपका जो सही आंसर आएगा बच्चों वो आएगा इट रेगुलेट इंस्पिरेशन. बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं कि व्हाई दे शुड नॉट बी द राइट आंसर. सो बी ऑप्शन है इट रेगुलेट रिदम. रिदम में ना बच्चों आपको दोनों चीजें आएंगी, एक्सपिरेशन भी आएगा और इंस्पिरेशन भी आएगा. और आप जानते हैं कि जो आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो सिर्फ इंस्पिरेशन को रेगुलेट कर सकता है, एक्सपिरेशन को नहीं. इसीलिए इसका आंसर रिदम नहीं आएगा. फिर बात करें अगर इंक्रीज हार्ट रेट की, तो हार्ट रेट भी ये तभी इंक्रीज नहीं कर पाएगा क्योंकि ये इंस्पिरेशन रेगुलेट करता है. और ऑल ऑफ द अबव इसके साथ ही आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा या फिर बाहर निकल जाएगा. तो आपका जो फर्स्ट आंसर है दैट इज रेगुलेट इंस्पिरेशन वुड बी द करेक्ट आंसर. जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है वेरी गुड स्टूडेंट्स, और जिन्होंने गलत जवाब दिया है डू नॉट वरी, बी विद मी, आपका ये चैप्टर रिवाइज होगा. आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ऑप्शंस आर the nasal cavity warms and humidifies the air before it enters the lungs. The right lung is composed of 3 lobes, but the left lung has only 2 lobes. Lung volumes and vital capacities measure lung function. The visceral pleura is in direct contact with the chest wall. आपके पास है 10 सेकेंड स्टूडेंट. आपको क्वेश्चन प्लस ऑप्शंस पढ़कर मैंने सुना दिए हैं. जाइए कमेंट सेक्शन में और जाकर आपके अकॉर्डिंग सही जवाब लिख कर आइए. ओके, ये एक मॉक टेस्ट है बच्चों, प्लीज इसको एक मॉक टेस्ट की तरह लीजिए. 10 सेकेंड्स आर अप और अब हम देखेंगे सही जवाब क्या रहेगा. सही जवाब रहेगा स्टूडेंट्स ऑप्शन डी, द विसरल प्लूरा इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द चेस्ट वॉल. ये एक गलत स्टेटमेंट है, इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट. और जैसा कि आप जानते हैं आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि विच इज नॉट करेक्ट. तो बच्चों द नेजल कैविटी वार्म्स एंड ह्यूमिडिफाइज द एयर बिफोर इट एंटर्स द लंग्स. दिस इज एब्सोल्युटली राइट इक्वेशन बिकॉज आपको पता है जो नेजल कैविटी है
वो एयर को क्या करती है, ह्यूमिडिफाई करती है, जो आपकी ड्राई एयर होती है उसको ह्यूमिडिफाई करती है और क्लीन करती है बिफोर इट रीचेस टू लंग्स. सो दिस इज एन एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट. देन द राइट लंग इज कंपोज्ड ऑफ 3 lobes but the left lung has only 2 lobes. Due to this fission बच्चा, ड्यू टू फिजर्स, आपके पास राइट और लेफ्ट लंग में फिजर्स होते हैं. आपका जो राइट वाला लंग होता है वहां पर आपको 3 लोब्स देखने को मिलती हैं. आपका जो राइट लंग होता है बच्चा, वहां पे आपको 3 लोब्स देखने को मिलती हैं. और जो आपका लेफ्ट लंग होता है वहां पर आपको क्या मिलता है, 2 लोब्स देखने को मिलती हैं. ठीक है, सो दिस इज एन एब्सोल्यूट स्टेटमेंट एज वेल. फिर लंग वॉल्यूम्स एंड वाइटल कैपेसिटीज मेजर लंग फंक्शन. यस, आपको जो वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज वाला टॉपिक है इस चैप्टर में वो आपको पता है डेडिकेटेड है लंग फंक्शन को पता करने के लिए. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. गलत स्टेटमेंट है द विसरल प्लूरा इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द चेस्ट वॉल. ये कैसे एक गलत ऑप्शन है वो हम यहाँ पे देखेंगे. देखो बच्चा, आपको पता है लंग्स जो है वो प्लूरल कैविटी में इनक्लोज्ड रहते हैं. लंग्स प्लूरल कैविटी में इनक्लोज्ड रहते हैं. आउटर लेयर को आप पेराइटल लेयर कहते हैं और इनर लेयर को विसरल लेयर कहते हैं. क्योंकि जो आपकी लंग की प्लूरल लेयर है वो 2 लेयर से मिलकर बनती है. द आउटर वन इज नोन एज प्लूरा पेराइटल और अंदर वाली विसरल. तो जो आपकी विसरल लेयर होगी स्टूडेंट्स वो डायरेक्ट लंग के साथ कनेक्ट रहेगी. ठीक है, लंग के साथ कनेक्ट रहेगी. और जिस वॉल के अंदर आपकी लंग्स है नोन एज योर चेस्ट वॉल, उसके साथ आपकी पेराइटल वाली कनेक्ट रहेगी. तो सही आंसर पेराइटल है. चेस्ट वॉल के साथ जो कनेक्ट रहने वाली लेयर है वो पेराइटल है. Because the parietal pleura is in direct contact with the chest wall and the visceral pleura is in direct contact with the lungs. ठीक है, तो ये हमने आपका सेकंड क्वेश्चन तैयार किया. Let's begin with the third question. Dash lies in front of esophagus. Options are trachea, glottis, larynx या फिर epiglottis. You got your 10 seconds students. Go and answer in the comment section. जाइए स्टूडेंट्स जवाब दीजिए. Please go and participate actively in the mock test. This is a mock test. Of course, it is free. That does not mean that it is not important. The thing is बच्चा, इसमें जो मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एमएनएस के एग्जाम में. ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज वाले गैसेस में से आपको जो मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चंस हैं इसमें से बाहर के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल है. इसलिए ये 50 क्वेश्चंस करने आपके लिए बहुत जरूरी है अनलेस और अनटिल आपका चैप्टर प्रिपेयर है. सो लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन. आई होप आप सबने जवाब दिया होगा. सो लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन. Alright students, the right answer is trachea. The right answer is trachea. How come the right answer is trachea? अब हम ये देखते हैं कि right answer trachea कैसे है. तो देखिए आपका स्टेटमेंट था क्या. स्टेटमेंट है कि कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो इसोफेगस के फ्रंट वाली साइड पे रहता है. तो कौन सा स्ट्रक्चर है जो इसोफेगस के फ्रंट वाली साइड रहता है, ट्रेकिया बच्चों. कैसे, ये स्टेटमेंट में आप डायग्राम देखिए. देखिए ये है आपका इसोफेगस. ये जो आपका इसोफेगस है इसके फ्रंट वाली साइड पे आपकी ट्रेकिया प्रेजेंट है. फ्रंट वाली साइड पे आपकी क्या प्रेजेंट है बच्चा, ट्रेकिया. सो सही आंसर ट्रेकिया आता है. इनफैक्ट ट्रेकिया के लिए आप ये चीज लिखते हैं दैट ट्रेकिया लाइज वेंट्रली. देखो बच्चा, फ्रंट वाली पोजीशन के लिए वर्ड यूज होता है वेंट्रल. सो ट्रेकिया लाइज वेंट्रली टू द इसोफेगस. ठीक है, ट्रेकिया लाइज वेंट्रली टू द इसोफेगस एंड आपका इसोफेगस लाइज डॉर्सली टू द ट्रेकिया. इसोफेगस के लिए आप डॉर्सल टर्म यूज करोगे. सो इट लाइज डॉर्सली यानी कि ट्रेकिया के पीछे प्रेजेंट होती है. सो इसोफेगस लाइज डॉर्सली टू दी ट्रेकिया. तो वेंट्रल डॉर्सल का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया आपको और आपको इस सवाल का सही जवाब भी समझ में आया. बाकी के जो ऑप्शन है आपके एपिग्लॉटिस, लैरिंक्स वगैरह वो नहीं रहेंगे आपके सही आंसर. जो आपके लैरिंक्स है, ग्लॉटिस है और एपिग्लॉटिस है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द राइट आंसर. ट्रेकिया इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. और अब हम चलेंगे हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको कुछ बात इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ. जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि वो अभी तैयारी उनकी प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुई है ना, जिन बच्चों को, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक किसी रीजन की वजह से पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, और ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने एक बार सिलेबस कर लिया है बट दे आर सीकिंग फॉर रिविजन. तो बच्चों आप लोगों के लिए हम अपनी तरफ से लेकर आए हैं हमारा बैच दैट इज नोन एज सारथी बैच. हमारा जो सारथी बैच है बच्चा, सारथी बैच स्टार्ट होने वाला है आपका कब से, 15th of
फरवरी से। 15 फरवरी 2022 से बच्चों आपके लिए सारथी बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इस बैच में आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। दिस इज नॉट अ क्रैश कोर्स, दिस इज मीनिंग टू कंप्लीट योर सिलेबस इन डेप्थ एक्चुअली। तो जो बच्चे अभी तक पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं कर पाए हैं, ये उनके लिए बेस्ट सुइटेबल ऑप्शन है इस टाइम पर, सारथी बैच। इसमें आपको बच्चा हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा वाया आवर एक्सपीरियंस्ड एंड सीनियर फैकल्टीज। आपको हमारी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज वहां पर पढ़ाएंगी। आपको उसके अलावा क्वेश्चन बैंक की फैसिलिटी वहां पर प्रोवाइड की जाएगी। आपको हर एक चैप्टर के 150, 200, 300 क्वेश्चन जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। प्लस आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएंगी। आपको टेस्ट सीरीज जो आपकी हर हफ्ते टेस्ट होने चाहिए वो होंगे आपके वहां पर। उसी टेस्ट से बच्चा आप अंदाजा लगा पाओगे कि आपकी तैयारी कितने पानी में चल रही है, या फिर आप एक्चुअली में कितना सीट के करीब है। किस चीज की सीट बच्चा? MNS की सीट। क्योंकि इवेंचुअली जो हमारा मोटो रहता है स्टूडेंट्स, वो क्या रहता है? वो आपका सिलेक्शन रहता है। आपके सिलेक्शन से बढ़कर ना आपको कुछ होना चाहिए और ना हमें कुछ है। तो आपके सिलेक्शन की ओर एक और स्टेप बढ़ाया है हमने हमारे सारथी बैच की तरफ से। और सारथी बैच शुरू होने वाला है 15 फरवरी 2022। स्क्रीन पर कुछ नंबर स्क्रॉल कर रहे होंगे, प्लीज उन पे कॉल कीजिए और अपना एनरोलमेंट करवाइए। या फिर अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी आप वहां पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। और जो बच्चे अपना सिलेबस एक बार कर चुके हैं वो भी फॉर द सीकिंग ऑफ रिवीजन आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ बायो नहीं, हर एक सब्जेक्ट की डिटेलिंग में सिलेबस कंप्लीट करवाई जाएगी। तो चलिए बच्चा हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज, इन ब्रेन रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर लाइज इन, ऑप्शंस आर पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। जाइए 10 सेकंड का टाइम लीजिए, आपके पास टाइमर लग रहा होगा 10 सेकंड का। आप जाकर इस चीज का जवाब दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जल्दी करिए बच्चा, यू गॉट योर 10 सेकंड्स। ऑल राइट स्टूडेंट्स, 10 सेकंड का टाइम खत्म होते हुए हम इसका जवाब देखेंगे। सो इन ब्रेन रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर लाइज इन, बच्चा सही जवाब आएगा मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, सही जवाब आएगा आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Option number B, that is medulla oblongata, is absolutely correct. Why this option is correct? Because बच्चा याद रखेंगे, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसका कंट्रोल रहता है बच्चा मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये भी बच्चा एक हिंड ब्रेन का ही पार्ट है। ये भी किसका पार्ट है? दिस इज अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। ठीक है बच्चा, हिंड ब्रेन। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमने तो न्यूमोटैक्सिक आंसर दिया है, व्हाई न्यूमोटैक्सिक इज नॉट एन आंसर? बिकॉज बच्चा याद रखेंगे, न्यूमोटैक्सिक सेंटर आपका इंस्पिरेशन कंट्रोल करता है। इट ओनली कंट्रोल्स इंस्पिरेशन, इट डू नॉट गो फॉर एक्सपिरेशन। तो जो आपका एक्सपिरेशन वाला प्रोसेस है प्लस आपका जो इंस्पिरेशन वाला प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेसेस मेडुला ऑब्लोंगाटा के कंट्रोल में रहते हैं। प्लस जो आपका इंस्पिरेशन का प्रोसेस है वो न्यूमोटैक्सिक के कंट्रोल में रहता है। सो मेडुला ऑब्लोंगाटा विल बी द राइट आंसर। रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी बच्चा आप इसमें ही डालोगे मेडुला ऑब्लोंगाटा में। सो रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर लाइज इन मेडुला ऑब्लोंगाटा। दे लाइज इन वेयर बच्चा? मेडुला ऑब्लोंगाटा। सो सही आंसर आएगा बच्चा आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा। आगे बच्चा बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन की तरफ। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट कम्स टू लंग वाया। एग्जाम्पल्स और ऑप्शंस आर पल्मोनरी वेन, सिस्टमैटिक वेन, पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टमैटिक आर्टरी। 10 सेकंड का टाइम लीजिए बच्चा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखकर जाकर जल्दी से जवाब दीजिए। कम ऑन स्टूडेंट्स। ऑल राइट स्टूडेंट्स, लेट अस सी आपका क्या जवाब है। सही जवाब है बच्चा ऑप्शन नंबर सी, पल्मोनरी आर्टरी। वन ऑफ दी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चा। हम लोगों को ऐसा लगता है कि सारी आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। बिल्कुल सही लगता है बच्चा, सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है एक्सेप्ट फॉर वन आर्टरी, दैट इज नोन एज योर पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है बच्चा जो डीऑक्सी ब्लड को सप्लाई करती है। ये डीऑक्सी ब्लड सप्लाई करती है फ्रॉम योर हार्ट, फ्रॉम योर हार्ट। कौन सा हार्ट बच्चा? राइट वाला। आपका जो राइट वेंट्रिकल है,
जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वहां से ये हार्ट को लंग्स के पास लेके जाती है, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो हार्ट को ऑक्सीजनेट कर सके। सो क्या होगा बच्चा, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सी ब्लड को लेकर जाएगी हार्ट से लंग्स की तरफ, इसलिए आपका सही जवाब रहेगा पल्मोनरी आर्टरी। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। पल्मोनरी वेन, बच्चा ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट फॉर योर पल्मोनरी वेन। क्या कहा मैंने, ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट फॉर दी पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। सिस्टमैटिक वेन्स, अभी बताया ना, सारी वेन्स क्या करती हैं, डीऑक्सी ब्लड लेके जाती हैं, तो इसके पास डीऑक्सी ब्लड होगा, लेकिन ये बॉडी में सप्लाई कर रही होगी। सिस्टमैटिक आर्टरीज ऑक्सी लेके जाएंगी फॉर दी बॉडी। तो आपका जो पल्मोनरी आर्टरी है बच्चा, सिर्फ ये एक ऐसी आर्टरी होगी जो डीऑक्सी ब्लड कैरी करेगी फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, ठीक है, फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। तो ये बच्चा हमने क्या किया, हमने 5th क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स मूव टू योर 6th क्वेश्चन। सो ये एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे बच्चा। ये मैंने एक डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लेबलिंग है A B C। आपने लेबल द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम करना है। A B C ऑप्शंस दे रखी हैं, चारों ऑप्शंस में कोई इनमें से एक जो है पैटर्न या फिर सेट ऑफ पैटर्न सही है। तो यू गॉट योर 10 seconds, go and answer in the comment section। जाइए बच्चा लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। तो चलिए बच्चा 10 सेकंड का टाइम होता है खत्म, करते हैं इसकी लेबलिंग शुरू। आप ए वाला पार्ट देखिए, ए वाला पार्ट ये देखिए, ये रिंग बनी हुई है ना ए वाले पार्ट में, ये क्या है, क्या ये ट्रेकिया है, ए वाला पार्ट क्या है, ट्रेकिया है, राइट। ये देखिए ए वाला पार्ट क्या है, ट्रेकिया। तो आंसर बी या सी में से कोई एक आ जाएगा, क्योंकि ए और डी में तो इसोफेगस और इसोफेगस दिया हुआ है। फिर बच्चा बात कर लेते हैं बी वाले पार्ट की, ये रहा आपका बी वाला पार्ट। देखिए बी वाले पार्ट में ना जो ट्रेकिया है वो टूट रहा है, डिवाइड कर रहा है, और हमें पता है हमारा ट्रेकिया ब्रोंकस में टूटता है। तो जो बी वाला पार्ट है बच्चा, वो ब्रोंकस या ब्रोंकियोल्स में कोई एक आएगा। और सी वाला पार्ट क्या है बच्चा, लंग्स है, सी वाला पार्ट लंग्स है। तो पहले सी वाले पार्ट के बेसिस पर ए और सी दोनों, सी में लंग्स है डी में भी, और सी का लंग्स है सी वाले ऑप्शन में भी। तो अभी भी हमारे बी और सी में है कंफ्यूजन। तो जब हम पहुंचेंगे हमारे बी ऑप्शन में, एक में है ब्रोंक्यूल्स और एक में है ब्रोंकाई। तो देखते हैं बच्चा कौन जीतता है, एंड आई होप आप सभी को पता है कौन जीतने वाला है, ऑप्शन नंबर सी जीतने वाला है। तो वेरी गुड, जो बच्चे ऑप्शन सी देकर आए हैं। ए है आपका ट्रेकिया, बी में आपका आएगा ब्रोंकस। क्यों ब्रोंकस आएगा बच्चों, क्योंकि जो ब्रोंक्यूल्स होती है ना, वो इनको बोलते हैं आप, जो फर्दर डिवीजन होती है ना, इन्हें आप ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। जो फर्स्ट डिवीजन होती है बच्चा, वो ब्रोंकस के लेवल पर होती है, ठीक है। तो ये आपके ब्रोंक्यूल्स हैं, लेकिन जो आपकी ये है जहां पे डिवाइड कर रहा है पहला जो ब्रांच है, उसे आप ब्रोंकाई बोल रही है। तो सही ऑप्शन बच्चा सी आएगा, सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आई होप सभी को जवाब है जो वो समझ में आया होगा। सो let us move to the next question, known as your question number 7. Pleura is a layer covering. Options are heart, kidneys, lungs and brain. चलिए बच्चों बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, 10 सेकंड का टाइम है, बहुत बेसिक और इजी क्वेश्चन है, एंड आई होप आप सब इसका सही जवाब दे पाएंगे। कम ऑन स्टूडेंट्स, दीजिए बच्चों जवाब, इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग सही जवाब देकर आए हैं। तो हम यहाँ पर रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, और इसमें आपको पता है हम लोग लंग्स और हार्ट पे फोकस कर रहे हैं। तो देखते हैं आपका सही जवाब क्या है। प्लूरा इज अ लेयर कवरिंग योर लंग्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कैसे बच्चा, जो प्लूरा है वो एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है जो लंग्स को कवर करती है ह्यूमन बॉडी में। हमने अभी पढ़ा था ना विसरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा, वो इसी प्लूरल मेम्ब्रेन की दो लेयर्स हैं, ठीक है। तो आपकी आउटर दैट इज पेराइटल और इनर इज विसरल प्लूरा। तो ये डबल लेयर्ड आपकी प्लूरा मेम्ब्रेन है, जो किसको कर रही है, लंग्स को क्या कर रही है बच्चा, कवर कर रही है। बाकी हार्ट, किडनीज और ब्रेन के लिए अलग अलग क्या होती है, आपकी लेयर्स होती हैं, जो हम इनके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आगे बच्चा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। What protects the moist membranes of the respiratory tract? Options are mucus and cilia, C-shaped cartilaginous ring, a pebbly epidermal surface और एन एसिडिक ग्लैंड। तो आपके पास बच्चा 10 सेकंड का टाइम है, जाइए कमेंट सेक्शन में और प्रॉपर्ली इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कम ऑन स्टूडेंट्स,
सो ऑल राइट बच्चों, आपका 10 सेकंड का टाइम हो गया है, खत्म। सो व्हाट प्रोटेक्ट्स द मॉइस्ट मेम्ब्रेन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट? देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है बच्चा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज म्यूकस एंड सीलिया। अब बच्चों आपको पता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एयर ने ट्रैवल करना है, ठीक है। जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वहां से किसने ट्रैवल करना है बच्चा? वहां से एयर ने ट्रैवल करना है। अब एयर को क्या चाहिए? एक तो ह्यूमिडिफाई करने की जरूरत है। एयर को क्या करने की जरूरत है? एक तो ह्यूमिडिफाई, और एयर को क्या करना है? एयर को क्लियर करना है फॉरेन पार्टिकल से। इट नीड्स टू बी क्लियर्ड आउट, इट नीड्स टू बी क्लियर्ड आउट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। इसको बच्चा हमें क्या करना है? इसको फॉरेन पार्टिकल से क्लियर आउट करना है। तो ह्यूमिडिफाई करने के लिए आपको चाहिए म्यूकस, और फॉरेन पार्टिकल से क्लियर करने के लिए चाहिए सीलिया। और सीलिया क्या होता है? सीलिया आपकी आउट ग्रोथ होती है हेयर लाइक, ठीक है। आपकी क्या होती है? आउट ग्रोथ होती है आपकी हेयर लाइक। सो आपकी हेयर लाइक आउटग्रोथ को आप सीलिया कहते हैं। सो बेसिकली ह्यूमिडिफाई और उसको फॉरेन पार्टिकल से क्लियर करने के लिए म्यूकस और सीलिया वुड बी योर राइट आंसर। आगे बच्चा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। RBCs, प्लाज्मा एंड बाइकार्बोनेट आर द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Maximum amount of carbon dioxide is carried by, options are RBCs, plasma, bicarbonates, या फिर ऑप्शन डी that all RBCs and bicarbonates carried 70% of the carbon dioxide। आपके पास बच्चा 10 सेकंड का टाइम है, जाइए और जवाब दीजिए। Come on students, you got your 10 seconds and you have to answer it properly। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आपके 10 सेकंड का टाइम होता है खत्म। सो आरबीसीज, प्लाज्मा एंड बाइकार्बोनेट तीन आपके कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसफर के मीडियम है। इन्होंने पूछा है कि सबसे ज्यादा कहां से आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल करेगा। सही ऑप्शन रहेगा बच्चों सी, दैट इज बाइकार्बोनेट्स। अब बच्चा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट क्या लगा रहे हैं? कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं CO2 का ट्रांसफर, CO2 का ट्रांसपोर्ट। क्या कॉन्सेप्ट है बच्चा? क्या कॉन्सेप्ट है कि आपका जो CO2 है वो ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना। इसको फिर से लिखते हैं बच्चा, CO2 का ट्रांसपोर्ट आपका क्या है? यहाँ पर मेन आपका जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। तो बच्चा CO2 का ट्रांसपोर्ट ना तीन तरीके से हम कर सकते हैं, तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला, उसको हम करेंगे आरबीसी में एनगल्फ करके, यानी कि हीमोग्लोबिन की हेल्प से, कार्बामीना हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ठीक है। तो कार्बामीन हीमोग्लोबिन 20 से 25% CO2 ऐसे आपका ट्रैवल करता है। कैसे? HB की हेल्प से। आपका 70% जो CO2 है वो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रैवल करता है, दैट इज HCO3 नेगेटिव आयंस। ये बच्चा आपके बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, इसकी फॉर्म में आपका 70% जो है बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में आपका CO2 ट्रैवल करता है। थर्ड है बच्चा आपका 7% जो CO2 है वो डिसॉल्व्ड स्टेट में ट्रैवल करता है। तो देख के ही पता लग रहा है कि फर्स्ट नंबर पे जीत जाता है बाइकार्बोनेट आयन। अगर हम लोग CO2 के ट्रैवल की क्वांटिटी के हिसाब से बात करें तो बाइकार्बोनेट सबसे पहले, उसके बाद हीमोग्लोबिन वाला, और उसके बाद डिसॉल्व्ड स्टेट में, ठीक है। तो बच्चा आपके साथ यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो बाइकार्बोनेट है वो सबसे ज्यादा सुइटेबल है। आगे बच्चा बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बच्चा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ध्यान से सुनिए मेरे बच्चों। जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, या फिर ऐसे भी बच्चे होंगे जो थोड़ा थोड़ा पढ़कर बीच में फंसे होंगे किसी तरीके से, या फिर उनको समझ में नहीं आ रहा होगा अब आगे करना कैसे, मूव कैसे करना है, फंस गए हैं बीच में दलदल की तरह। या फिर कुछ ऐसे बच्चे जो पढ़ तो चुके हैं सब कुछ, बट नाउ दे वांट टू रिवाइज इट, उनको पॉलिश करना है, क्योंकि आप ऑब्वियसली भूल जाओगे थोड़े टाइम में अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस इन केस ऑफ एग्जाम्स। तो बेसिकली बच्चों आपके लिए हेल्प करने के लिए बी पर्सोनिफाइड आपके लिए लेकर आया है सारथी बैच। बी पर्सोनिफाइड बच्चों आपके लिए लेकर आया है सारथी बैच। सारथी बैच बच्चा बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं हम 15 फरवरी से। 15 फरवरी से सारथी बैच आएगा। बैच में आपको मिलेगा क्या? बैच में आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। सिलेबस आपको पूरा MNS का सिलेबस, जितना भी सिलेबस है कोई कॉर्नर नहीं छोड़ेंगे, सारा सिलेबस करेंगे। और बच्चों आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जाएगा, क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस स्टूडेंट्स आपको क्या दिए जाएंगे? आपको वहां पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड
करी जाएंगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी, प्रॉपर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम विद इक्वल सिलेबसेस, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। हमारी आपके पास एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी, हमारे पास जो आपके लिए एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं जिन्होंने प्रीवियस ईयर में AIR1 दिया है। हाँ जी बच्चा, यू हर्ड इट राइट, AIR1 हमारे ही इंस्टीट्यूट से निकला है, दैट इज बी पर्सोनिफाइड। AIR1 को जिन टीचर्स ने पढ़ाया है, आप उन्हीं टीचर से पढ़ रहे होंगे इन सारथी बैच। और बच्चा आपको सारथी बैच में मोटिवेशन दी जाएगी कि आपको कहीं रुकना नहीं है, कहीं झुकना नहीं है, यू हैव टू बी द सोल्जर, ठीक है। और आपको गाइडेंस दी जाएगी कि आप किस तरीके से अपनी पढ़ाई को मूव कर सकते हैं टाइम टू टाइम। आपको बच्चा वन पैकेज एंड मेनी बेनिफिट्स आर गोइंग टू बी देयर इन सारथी बैच। आप लोग स्क्रीन पर कुछ नंबर इनरोल कर रहे होंगे, वहां पर कॉल कीजिए, अपना एनरोलमेंट करवाइए, और कोई क्वेरी है तो यू मे आस्क देयर। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट बी पर्सोनिफाइड, आप हमारी वेबसाइट दैट इज योर बी पर्सोनिफाइड वेबसाइट पर जाकर भी इंफॉर्मेशन अटेन कर सकते हैं। तो बच्चा आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम द लंग्स बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन आफ्टर डीपेस्ट इंस्पिरेशन इज कॉल्ड दी। ऑप्शंस आर टोटल लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, tidal volume और ventilation rate. You got your 10 seconds का टाइम, go and answer in the comment section. चलिए बच्चा 10 सेकंड का टाइम लीजिए और जाइए। ऑल राइट बच्चों, आपका 10 सेकंड का टाइम होता है खत्म। तो क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम द लंग्स बाय अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन आफ्टर डीपेस्ट इंस्पिरेशन इज। इसका बच्चों सही जवाब जब हम देखने की कोशिश करेंगे तो सही जवाब आएगा आपका बी ऑप्शन दैट इज वाइटल कैपेसिटी। तो जिन बच्चों ने बी ऑप्शन दैट इज वाइटल कैपेसिटी पे टिक किया है, वेरी गुड बच्चा, वेल डन। क्या इसका कॉन्सेप्ट है बच्चा, क्या वाइटल कैपेसिटी होता है? पहले तो वाइटल कैपेसिटी की देखेंगे हम लोग डेफिनेशन। सो व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? वाइटल कैपेसिटी और इट इज ऑल्सो नोन एज योर VC। आप में जो कैपेसिटीज पढ़ते हैं ना, ये वहां का टॉपिक है, दैट इज नोन एज VC। सो वाइटल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपेल फ्रॉम द लंग्स आफ्टर अ मैक्सिमम इनहेलेशन। क्या मतलब हुआ बच्चा इसका? एक इंसान ने, एक पर्सन ने बहुत ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ पर्सन इंस्पायर कर लिया, ठीक है, मैक्सिमम इनहेलेशन किया, मैंने बहुत जोर से सांस अंदर खींची, मैक्सिमम इनहेलेशन हो गया। उसके बाद ना बच्चा, आप कितनी ज्यादा हवा बाहर छोड़ सकते हो फोर्सफुली, उसे आप वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, उसे आप क्या कहते हो? वाइटल कैपेसिटी। सो वाइटल कैपेसिटी जो है बच्चा, वो उसका फॉर्मूला देखो, उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ योर, इट इज द सम ऑफ योर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV plus your TV, that is tidal volume, plus your expiratory reserve volume. So VC is the sum of your IRV, TV and ERV. So what is IRV? IRV is inspiratory reserve volume. It is the amount of air a person can inspire after a forceful inspiration. And what is TV? TV is the amount of air a person can expire or inspire during normal inspiration or expiration. And what is ERV? ERV is the amount of air a person can expire after forceful expiration. और जब हम इन तीनों का मिक्स कर देंगे, सम कर देंगे, तो निकलेगा हमारे पास वाइटल कैपेसिटी। सो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है बच्चा कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी रिलीज्ड, मतलब कि कितना एक्सपायर कर सकता है एक पर्सन फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद, जब हम डीपेस्ट इंस्पिरेशन कर लेंगे। पूरी हमने सांस अंदर ले ली जितनी ले सकते थे, उसके बाद छोड़ी हुई सांस को आप क्या कहोगे? वाइटल कैपेसिटी। सो सही आंसर है वाइटल कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम नहीं बच्चा, टीवी अभी बताया क्या होता है। वेंटिलेशन रेट इज समथिंग एल्स बच्चा, इट इज नॉट अ वॉल्यूम, ठीक है। और टोटल लंग कैपेसिटी भी अलग होता है, टोटल लंग कैपेसिटी TLC हम आगे देखने वाले हैं। सो 10th क्वेश्चन में आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। So sorry for disturbing you in between. बट आई वुड लाइक टू टेल वन थिंग कि इस टाइम पे जो आपका लेक्चर चल रहा है, इफ यू वांट दिस काइंड ऑफ लेक्चर जहां पे आपके ये जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको वहां पर लाइव पढ़ाएंगे, आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, हर हफ्ते आपके टेस्ट भी लेंगे, आपको क्विजेस भी देंगे, आपको PDF नोट्स भी देंगे, हर एक चीज देंगे जो आपकी प्रिपरेशन के लिए एसेंशियल है। एंड वो सारी चीजें आपको मिलेगी सारथी बैच के अंदर। इफ यू वांट टू एनरोल द सारथी बैच, नंबर जहां पर स्क्रॉल हो रहे हैं, कॉल अस नाउ एंड बुक योर स्लॉट नाउ बिकॉज सीट्स आर लिमिटेड। सो एंजॉय लेक्चर। आगे बच्चे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। Which one of the following is correct regarding larynx? Options are: it prevents foreign objects from entering the trachea, it houses the vocal cords,
इट इज एन ऑर्गन मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड कनेक्ट्स द pharynx to the trachea, या फिर ऑप्शन नंबर डी दैट ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. Take your 10-second time, students, and go and answer in the comment box. All right, students, take your 10-second time and go and answer. So I hope आपका जो है 10 सेकंड का टाइम खत्म हो गया है और अब आपने जवाब तो दिया ही होगा. So let us see कि क्या आपने आंसर दिया है. So 11th क्वेश्चन का सही आंसर है that all of these are correct. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, सारी की सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है. हमें क्वेश्चन था, कुछ हमें स्टेटमेंट्स दी हुई थी और हमें बताना था कि इनमें से कौन से करेक्ट है रिगार्डिंग लैरिंग्स. पहले तो बच्चा ये सुनो, लैरिंग्स होता क्या है. लैरिंग्स क्या होता है बच्चा? लैरिंग्स आपके वॉइस बॉक्स को बोलते हैं. लैरिंग्स किसे बोलते हैं? आपके वॉइस बॉक्स को बोलते हैं. ठीक है, लैरिंग्स क्या क्या करता है? इट प्रिवेंट्स फॉरेन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एंटरिंग द ट्रेकिया. ये फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को ट्रेकिया में आने से रोकता है. वोकल कॉर्ड्स इसमें रहती है. वोकल कॉर्ड्स ही है ना बच्चा जिसमें से आप साउंड प्रोड्यूस करते हो, तभी तो इसको वॉइस बॉक्स बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स रहती है. और ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कार्टिलेज का बना हुआ है और ये कनेक्ट करता है फेरिंग्स टू ट्रेकिया. ऊपर बच्चा आपका फेरिंग्स है और नीचे आपका ट्रेकिया है, तो बीच में रहने वाले स्ट्रक्चर को आप लैरिंग्स बोलोगे. बीच में रहने वाले स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे? लैरिंग्स. ठीक है, ऊपर आपका क्या है? ऊपर आपका बच्चा फेरिंग्स है. ऊपर आपका फेरिंग्स है. फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. और नीचे आपका क्या है? नीचे आपका है ट्रेकिया. ठीक है, तो इनको कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर को आप लैरिंग्स कहते हो. तो इवेंचुअली सारी की सारी स्टेटमेंट सही है और ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आपका जो है सही है. चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ट्रेकिया इन अ रेस्पिरेटरी सिस्टम. ऑप्शंस आर इट फंक्शंस एज पैसेज ऑफ एयर टू ईच alveolus. Option number B, it functions for sound productions. Option number C, it acts as passage for air to bronchi. और option number D, it lowers the surface tension. जाइए बच्चा 10 सेकंड का टाइम लीजिए और सही क्वेश्चन को, सही ऑप्शन को टिक करिए. जाइए बच्चा. Let's see the answer now. आंसर है आपका सी ऑप्शन, it acts as passage for air टू ब्रोंकाई. तो बच्चा कैसे? ये देखिए, ये आपका ट्रेकिया है और इसी के बारे में आपसे सही जो है राय पूछी गई है या फिर सही ऑप्शन पूछा गया है. सो ये बच्चा आपका ट्रेकिया है और ट्रेकिया एक्चुअली क्या सही फंक्शन है, उसका क्या स्पेसिफिकेशन है, वही आपने ऑप्शन में टिक करनी थी. सो इन्होंने ट्रेकिया के बारे में पूछा है. इट इज फंक्शन एज पैसेज ऑफ एयर टू दी एल्व्यूला. नहीं बच्चा, ये एयर को एल्व्यूला तक नहीं लेके जाता है, क्योंकि एल्व्यूला तक लेके जाने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाइज प्रेजेंट है. ठीक है, इनके लिए आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाइज प्रेजेंट है. ठीक है, और इट फंक्शंस एज साउंड प्रोडक्शन. नहीं बच्चा, इसके लिए आपके पास लैरिंग्स प्रेजेंट है. अभी बोला था ना लैरिंग्स. लैरिंग्स क्या है आपका? लैरिंग्स आपका साउंड बॉक्स है. इट एक्ट्स एज पैसेज ऑफ एयर टू ब्रोंकाई. सही जवाब. इट लोअर्स द सरफेस टेंशन. नो बच्चा. सो आपका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी. तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछना चाहता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. ऑप्शंस आर every 100 ml of deoxy blood delivers approximately 4 ml of carbon dioxide to the alveoli. Every 100 ml of oxy blood delivers approximately 4 ml of oxygen to the tissues. Every 100 ml of oxy blood delivers approximately 4 ml of carbon dioxide to the alveoli. Or every 100 ml of deoxy blood delivers approximately 10 ml of carbon dioxide to the alveoli. बड़ा सा क्वेश्चन था. आई हैव रेड इट फॉर यू गाइज. अब आप 10 सेकंड लीजिए और जाकर अपने अकॉर्डिंगली सुइटेबल आंसर को मार्क कीजिए कमेंट सेक्शन में. जाइए स्टूडेंट्स, आई नो यू कैन डू दिस. क्योंकि बच्चों लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. याद रखेंगे बच्चा कि लहरों से डर के, क्या कहा मैंने? लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. तो कोशिश करना बच्चा आपका काम है और लहरों में आपको नौका पर बिठाना हमारा काम है. तो आपको क्या करना है? आपको अपने तरफ से ट्राई करना है, ट्राई करना है. हम आपको ऑल्टरनेटिव्स लाकर देते रहेंगे और आपका जो सिलेक्शन है, हमारा जो मोटो है और आपका मोटो है, हम और आप मिलकर उसको पूरा करेंगे. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब देख लेते हैं सही क्या है इसी के साथ साथ. क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए. आपसे क्या पूछा गया है बच्चा? आपसे CO2 के बारे में पूछा गया है कि CO2 को आपका कौन सा ब्लड
कितना अमाउंट कहाँ लेके जाता है? 3 बातें पूछी है। एक तो कौन से टाइप का ब्लड, ऑक्सी या डीऑक्सी, फिर कितना अमाउंट, 4 ml, 5 ml, 6 ml, फिर कहाँ लेके जाती है, टिश्यूज में लेके जाती है कि एल्वियोली में लेके जाती है। तो बच्चा अब हम बात करने वाले हैं सही ऑप्शन की। देखा गया कि टिश्यूज जो नीचे रहते हैं, टिश्यूज में से निकलती है CO2। CO2 को ब्लड कैरी करता है बच्चा और लेके जाता है कहाँ पे? एल्वियोली के पास। ये जो ब्लड होता है जो इसको लेकर जा रहा है, ये ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड। और कितना? एवरी 100 ml ऑफ आपका डीऑक्सी ब्लड कैरीज कितना कितना बच्चा? 4 ml CO2। ठीक है, तो सही बच्चा आपका जो जवाब रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, बिकॉज एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सी ब्लड डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द एल्वियोली। तो बच्चा आप ऑक्सीजन का भी देख लेते हैं। अगर CO2 4 ml लेके जा रहा है 100 ml ऑफ डीऑक्सी ब्लड, तो ऑक्सीजन एल्वियोली से ला भी तो रहा होगा ना ब्लड। एल्वियोली से जो ऑक्सीजन ब्लड लाएगा उस ब्लड को क्या कहोगे? उस ब्लड को आप ऑक्सी ब्लड कहोगे। और ये जो ऑक्सी ब्लड है ये हर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता है अप्रोक्सीमेटली 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। तो बच्चा आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही ऑप्शन माना जाएगा। आगे बच्चा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ 4th thoracic vertebra, 5th thoracic vertebra, 6th thoracic vertebra या 7th thoracic vertebra। आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है बच्चा। काफी ज्यादा कॉमन और इजी क्वेश्चन है, आप लोग सही जवाब दे देंगे, आई नो दिस। जाइए बच्चा, सही जवाब आप दीजिए। आपका काम है पार्टिसिपेट करना, मेरा काम है आपको पार्टिसिपेट करवाना। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सही जवाब दिया होगा। लेट्स सी क्या है सही आंसर। ट्रेकिया डिवाइड करता है बच्चा ब्रोंकाई लेवल पे। कौन से लेवल पे? देखते हैं। तो ये करता है 5th thoracic vertebra। सो ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 5th thoracic vertebra। कैसे बच्चा? ये देखिए, ये आपकी ट्रेकिया है, ये आपके ऊपर से क्या आ रही है? ट्रेकिया आ रही है। ठीक है, ये ट्रेकिया आ रही है। इस ट्रेकिया को ना बच्चा हमने तोड़ना है। ट्रेकिया को ब्रोंकाई में तोड़ना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई। देखिए कैसे तोड़ेंगे। एक ये है इधर और एक है ये हो गए बच्चा आपके प्राइमरी ब्रोंकाई। ये बच्चा जहां टूट रहे हैं ना, इस पॉइंट को आप बोलते हो थोरैसिक वर्टिब्रा। आपको पता है आपकी वर्टिब्रल कॉलम, आप अपनी वर्टिब्रल कॉलम को जानते हैं ना? नहीं जानते तो इंट्रोड्यूस कर लो बच्चा। वर्टिब्रल कॉलम आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रा से मिलके बनती है। एक तो आपकी होती है सर्वाइकल वर्टिब्रा, आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है। फिर बच्चा आपकी थोरैसिक वर्टिब्रा आती है। आपकी क्या आती है? थोरैसिक वर्टिब्रा। तो ये जो बच्चा आपके थोरैसिक वर्टिब्रा है ना, ये 12 होती है नंबर में। ठीक है, तो जो थोरैसिक वर्टिब्रा है इसमें जो 5वीं वर्टिब्रा होती है, 1, 2, 3, 4 और 5, तो जो आपकी 5th आपकी जो थोरैसिक वर्टिब्रा रहती है, आपकी क्या रहती है बच्चा? 5th थोरैसिक वर्टिब्रा रहती है। उस लेवल पर आकर आपका ट्रेकिया ना डिवाइड कर जाता है। ठीक है, डिवाइड करके बना लेता है राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई। सो ट्रेकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड thoracic cavity. It divides into the bronchi at 5th thoracic vertebra. So आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 5th thoracic vertebra। आगे बच्चा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे इज ऑल्सो टर्म्ड एज डैश पाथवे। डैश में आपको भरना है या तो एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक या क्रिएटिन फोस्फेट या फिर एम्फीबॉलिक। चलिए बच्चा, टेक योर 10 सेकेंड टाइम एंड आंसर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सही जवाब है बच्चा आपका एम्फीबॉलिक। एम्फीबॉलिक बच्चा क्या पूछ रहे हैं? ये आपसे पूछ रहे हैं जो एनारोबिक पाथवे होता है ना, एनारोबिक पाथवे मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो आपका एनारोबिक पाथवे होता है बच्चा, वो कैसा होता है? कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक, एम्फीबॉलिक या फिर क्रिएटिन फॉस्फेट? तो बच्चा सही जवाब है आपका एम्फीबॉलिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फीबॉलिक? एम्फीबॉलिक होता है बच्चा बोथ, इसमें दोनों आते हैं, बोथ एनाबॉलिक। एनाबॉलिक का मतलब सिंथेसिस, चीजों का बनना, दैट इज सिंथेसिस, एनाबॉलिक। और इसमें क्या आता है बच्चा? कैटाबॉलिक। व्हाट इज कैटाबॉलिक? कैटाबॉलिक इज बच्चा डिग्रेडेशन, मतलब चीजों का टूटना, दैट इज योर डिग्रेडेशन। तो एम्फीबॉलिक एक ऐसा पाथवे है जिसमें आप एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों टर्म्स यूज कर सकते हैं, नोन एज योर एम्फीबॉलिक पाथवे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The oxygen dissociation curve is shifted to the right by an increase in dash. H positive concentration, PCO2, टेम्परेचर या फिर ऑल ऑफ दीज। चलिए बच्चा 10 सेकेंड का टाइम दीजिए और जवाब दीजिए।
Come on, students. ऑल राइट स्टूडेंट्स, आपका 10 सेकंड का टाइम होता है खत्म। और चलिए इसका हम लोग क्या करेंगे, आंसर देखेंगे। आंसर बच्चों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ये आपसे पूछ रहे हैं बच्चा कि जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, ये देखिए इस कर्व को, यहाँ पे जो रेड कलर की लाइन बनी हुई है ना, इसे बोलते हो आप ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और ये आपकी ओरिजिनल लाइन है, ये आपकी ओरिजिनल लाइन है। अगर ये ऊपर हो जाती है तो आप इसे बोलते हो लेफ्ट शिफ्ट, और अगर ये नीचे हो जाती है जैसे ग्रीन में हो रखी है तो आप इसे बोलते हो राइट शिफ्ट। हमसे क्वेश्चन में आई थिंक राइट शिफ्ट के बारे में पूछा गया है। राइट में अगर शिफ्ट हो तो किन चीजों में इंक्रीज, याद रखेंगे बच्चा, डिक्रीज नहीं इंक्रीज पूछा गया है। किन चीजों में इंक्रीज होगा तो आपको हम लोग राइट शिफ्ट में मानेंगे। राइट शिफ्ट में देखो बच्चा, एक तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ जाता है और H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। तो तीन चीजें ज्यादा हो जाती है तो राइट डिसोसिएशन कर्व आ जाता है। राइट शिफ्ट आने का मतलब होता है HB और ऑक्सीजन आपस में डिसोसिएट कर रहे हैं। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की डिसोसिएशन को ये क्या करता है, फेवर करता है आपका राइट शिफ्ट। आपका राइट शिफ्ट क्या करता है बच्चा, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन को फेवर करता है। तो कौन सी चीजें बढ़ने पर आपका ये हो जाएगा, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड टेम्परेचर, यानी कि लगभग सारे ऑप्शन सही हैं। सो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज, आपका सही आंसर आएगा। So sorry for disturbing you in between. बट आई वुड लाइक टू टेल वन थिंग कि इस टाइम पे जो आपका लेक्चर चल रहा है, इफ यू वांट दिस काइंड ऑफ लेक्चर जहां पे आपके ये जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको वहां पर लाइव पढ़ाएंगे, आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, हर हफ्ते आपके टेस्ट भी लेंगे, आपको क्विजेस भी देंगे, आपको PDF नोट्स भी देंगे, हर एक चीज देंगे जो आपकी प्रिपरेशन के लिए एसेंशियल है। एंड वो सारी चीजें आपको मिलेगी सारथी बैच के अंदर। इफ यू वांट टू एनरोल द सारथी बैच, नंबर जहां पर स्क्रॉल हो रहे हैं, कॉल अस नाउ एंड बुक योर स्लॉट नाउ बिकॉज सीट्स आर लिमिटेड। सो एंजॉय लेक्चर। Next question is question number 17. The maximum volume of air contained in the lung by a full forced inhalation is called. Options are vital capacity, tidal volume, total lung capacity या फिर inspiratory capacity. चलिए बच्चा इसका सही जवाब दीजिए, आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। ठीक है, तो सही जवाब देखते हैं बच्चा 17th क्वेश्चन का। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज TLC, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। अभी पीछे क्वेश्चंस में बताया था ना कि TLC हम आगे जाके स्टडी करने वाले हैं। सो व्हाट इज TLC बच्चा, पहले इसकी फुल फॉर्म या फिर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। TLC इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स अपॉन द मैक्सिमम एफर्ट ऑफ इंस्पिरेशन। मैं अगर आपसे कहूं कि बच्चा पूरी सांस खींचो जोर से अंदर, जितनी जोर से सांस खींच सकते हो खींच लो, तो वो सांस खींचने के बाद ना आपके लंग्स में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इकट्ठा हो जाएगा ना, उसी को टोटल लंग कैपेसिटी बोल रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हो ना, टोटल लंग कैपेसिटी। आपस में ही जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म जो फुल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो डेफिनेशन समझ में आने लगती है। टोटल लंग कैपेसिटी दैट इज अ पर्सन कैन कितना ले सकता है। एक पर्सन ना बच्चा 6 लीटर तक वॉल्यूम आप अपने लंग्स में अकोमोडेट कर सकता है, और वो पर्सन आप हैं। आप 6 लीटर तक जो है वॉल्यूम ऑफ एयर अपने लंग्स में क्या कर सकते हैं बच्चा, अकोमोडेट कर सकते हैं। सो लेट अस सी द क्वेश्चन एंड दैट करेक्ट आंसर। इन्होंने पूछा है फोर्स्ड फुल इनहेलेशन के बाद कितना मैक्सिमम वॉल्यूम एयर का कंटेन हो जाएगा लंग्स में। सही ऑप्शन रहेगा बच्चा TLC, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। बाकी के रिजर्व वॉल्यूम्स आपको पता है कैसी है और क्या है। आगे बच्चा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। दैट विच ऑर्गन लाइज इन थोरैसिक कैविटी। ऑप्शंस आर हार्ट, लंग्स, पैंक्रियाज या बोथ 1 and 2। देखते हैं बच्चा, 10 सेकंड का टाइम लीजिए, देखते हैं आप लोग क्या क्या जवाब दे रहे हो, फिर मैं सही जवाब बताऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जाइए टाइम लेकर जवाब दीजिए, इट्स इंपॉर्टेंट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आपका टाइम खत्म हो गया है। आई होप आप सबने जवाब दिया होगा। क्वेश्चन है थोरैसिक कैविटी में कौन सा ऑर्गन रहता है। थोरैसिक कैविटी में बच्चों कौन सा ऑर्गन रहता है, हार्ट, लंग्स, पैंक्रियास या फिर हार्ट और लंग्स दोनों। देखते हैं बच्चों थोरैसिक कैविटी में कौन सा रहता है। ऑप्शन है बोथ हार्ट एंड लंग। ठीक है, हार्ट एंड लंग्स जो है वो थोरैसिक कैविटी में रिसाइड करते हैं। देखो बच्चा, आपकी थोरैसिक कैविटी क्या होती है, जहां पे आपके थोरैसिक वर्टिब्रास प्रेजेंट होते हैं। आपके
वर्टिब्रल कॉलम में जो थोरैसिक वर्टिब्रास है ये कहाँ रहते हैं बच्चा, ये आपके कहाँ रहते हैं, थोरैसिक कैविटी में। और आपके लंग्स और जो हार्ट है ये दोनों भी थोरैसिक कैविटी में रहते हैं। देखिए बच्चा, ये रही आपकी थोरैसिक कैविटी, ये रही आपकी थोरैसिक कैविटी, ये रहा आपका हार्ट, और यहाँ पे ये रहे आपके लंग्स, ये रहे आपके लंग्स, ये रही आपकी थोरैसिक कैविटी। ये इसको पूरे को बच्चा, ये डब्बा जो मैंने बनाया है इसे आप थोरैसिक कैविटी कहोगे, और इसी के अंदर जो आपके हार्ट और लंग्स हैं वो रहेंगे। बात करते हैं बच्चा पैंक्रियाज कहाँ रहता है फिर, है ना, आपको पैंक्रियाज में तो पता होना चाहिए ना। पैंक्रियाज रहता है बच्चा अबडोमिनल कैविटी में, ये थोरैसिक कैविटी से नीचे वाली कैविटी होती है, दैट इज योर अबडोमिनल कैविटी, यहाँ पर आपका पैंक्रियाज रहता है। सो सही ऑप्शन आ जाएगा बच्चा बोथ 1 and 2, दैट इज हार्ट एंड लंग्स। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 19. Question number 19 wants to ask, when carbon dioxide concentration in blood increases, breathing becomes shallower and slow, there is no effect on breathing, slow and deep, and faster and deeper. चलिए बच्चा 10 सेकंड का टाइम लीजिए, काफी कॉमन सेंस क्वेश्चन भी कह सकते हैं है ये, जाइए और जवाब दीजिए बच्चा। यूज योर कॉमन सेंस और योर नॉलेज और योर क्रैमिंग पावर और व्हाटएवर यू हैव, बिकॉज़ एवरी स्टूडेंट हैव सम सॉर्ट ऑफ पावर टू देमसेल्व्स। All right students, let us see what is the right answer. The right answer is option number D, faster and deeper. देखो बच्चों क्या होता है, अगर CO2 आपने ज्यादा इनहेल कर ली, आप किसी ऐसी एनवायरनमेंट में चले गए जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो आप बड़ी जोर जोर से सांस लेने लगोगे और आपकी सांसें डीप हो जाएंगी, गहरी और तेज सांसें हो जाएंगी। क्यों बच्चा, और ऑक्सीजन की बॉडी डिमांड कर रही है, आप कोशिश करोगे ऑक्सीजन ज्यादा लेने की, तो बॉडी जो है वो तेज तेज ब्रीथ करने की कोशिश करेगी, और शैलो, मतलब शैलो नहीं डीप, शैलो और डीप ऑपोजिट वर्ड्स है बच्चा, डीप ब्रीथ करोगे आप। तो याद रखना है फास्टर एंड डीपर, CO2 ज्यादा हो तो फास्टर और डीपर, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रखा है, तो प्लीज आप इस क्वेश्चन को देखिए। आगे बच्चा 20th क्वेश्चन, इंटरकोस्टल मसल्स अकर्स इन, ऑप्शंस आर एब्डोमेन, थाई, रिब्स या फिर डायाफ्राम। आपके पास कितना टाइम है, 10 सेकंड का टाइम है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाइए और सही जवाब दीजिए। कम ऑन स्टूडेंट्स, सही जवाब दीजिए बच्चा। ऑलराइट एवरीबॉडी, आई होप आप लोगों ने जवाब दिया हो सही। बच्चा इंटरकोस्टल मसल्स ना रिब्स की मसल्स होती है, ये देखिए ये आपकी रिब्स है, कितनी रिब्स होती है बताओ बताओ बताओ, 12 पेयर ऑफ रिब्स आर देयर, और उन 12 पेयर ऑफ रिब्स में क्या होते हैं, मसल्स जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल। शाबाश बच्चों, याद रखेंगे बच्चा, इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स की मसल को कहते हैं। अब बच्चा जिनको ऐसा लग रहा है ना कि अरे ये तो इंटरकोस्टल मसल्स हमने कभी पढ़ा ही नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा, तो बच्चों समझ में आपको इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, आप इसके पीछे के टॉपिक को डेप्थ को नहीं जानते हो। और अगर आप जानना चाहते हो टॉपिक की डेप्थ बिफोर योर एग्जाम, तो प्लीज बच्चा जाइए और अपना एडमिशन लीजिए सारथी बैच में। अपना एडमिशन आप ले सकते हैं सारथी बैच में, जो 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। 15 फरवरी से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, आप लोग लेट नहीं है, अभी भी जाकर एनरोलमेंट करवा सकते हैं, बहुत बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, बैच विल स्टार्ट ऑन 15 फरवरी। तो आप जाइए सारथी बैच में अपने आप को एनरोल करवाइए। बैच में मिल क्या रहा है, बैच में आपको फैकल्टीज मिल रही है, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज जिन्होंने प्रीवियस ईयर्स में AIR 1 दिया हुआ है, वही आपको पढ़ाएंगी, आपको भी AIR 1 के लिए प्रिपेयर करवाया जाएगा, और साथ में बच्चा आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जाएगा, क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जाएगा। और क्या दिया जाएगा बच्चों, आपको वहां पर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी, आपको वहां पर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। तो बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जाके अपने आप को, स्क्रीन पर नंबर दे रहे होंगे, वहां पे कॉल करके इनरोल करवा लीजिए, और आपका फायदा होगा इसमें, यू एक्चुअली कैन प्रिपेयर फॉर AIR 1। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें AIR 1 सुन के लगता है कि इट इज नॉट मेंट फॉर देम, बट नहीं स्टूडेंट्स, AIR 1 इज मेंट फॉर एवरीवन हु इज ट्राइंग एंड हु इज विलिंग टू गिव इट अ ट्राई। तो अगर आप लोग विलिंग हैं इस चीज को एक ट्राई देने के लिए, तो आप लोग भी AIR 1 लेके आ सकते हैं। इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ बिग डील कि आप लोग उसकी तैयारी ही करना बंद कर दें, राइट। AIR 1 आएगा तो आपके और आपके पेरेंट्स के फेस पर जो मुस्कान आएगी उसकी परवाह करते हुए आप अपना एनरोलमेंट करवा के अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट अस बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 21 क्वेश्चन। Very high number of alveoli present in a lung is meant for. Options are more space for increasing volume of inspired air, more area for diffusion, making the organ spongy, or increasing nerve supply. काफी ज्यादा इजी, इंपॉर्टेंट, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। 10 सेकेंड का टाइम।
चलिए बच्चा, जिसको एक लाइन पता है ना एल्वियोली के बारे में, वो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेगा। एल्वियोली का जो फंक्शन होता है वो इसका सही जवाब है। जाइए बच्चा, दीजिए जवाब। ऑलराइट स्टूडेंट, आपका टाइम हो गया है ओवर। लेट अस सी क्या आपने सही जवाब दिया है। सो एल्वियोली क्या करता है बच्चा, आपके जो एल्वियोलीज होते हैं, लंग में मिलियंस ऑफ एल्वियोलीज प्रेजेंट होते हैं। एल्वियोलीज क्या करते हैं, दे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर बच्चों डिफ्यूजन। तो आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, एल्वियोली जो है वो डिफ्यूजन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। इसीलिए जो आपका सही जवाब आएगा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा। जो आपका सही जवाब आएगा बच्चों वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मोर एरिया फॉर डिफ्यूजन। सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर है आपका बी, एकदम सही और करेक्ट जवाब। आगे बच्चा बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चा मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 क्वेश्चन में बच्चा आपसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, द एल्वियोलर एपिथेलियम इन द लंग्स इज नॉन सीलिएटेड कॉलमनार, नॉन सीलिएटेड स्क्वामस, सीलिएटेड कॉलमनार और सीलिएटेड स्क्वामस। जाइए बच्चा, सही जवाब दीजिए आपके अकॉर्डिंग। यू गॉट योर 10 सेकेंड्स का टाइम, यू गॉट योर 10 सेकेंड्स का टाइम। दीजिए बच्चा जाके सही जवाब। कैसा 10 सेकेंड लिखा है मैंने, 10 सेकेंड का बच्चा आपको टाइम मिला है, जाइए जवाब दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आपने सही जो है जवाब दे दिया होगा आई होप अभी तक। ठीक है, सही आंसर है बच्चा बी, दैट इज नॉन सीलिएटेड स्क्वामस। सही जवाब क्या है, नॉन सीलिएटेड स्क्वामस। क्या पूछना चाह रहा है बच्चा क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि जो आपकी एल्वियोलर एपिथेलियम है, अभी हमने जो ऊपर एल्वियोली पढ़ी उसमें जो अंदर लेयर लगी होती है उसमें किस तरह का टिश्यू लगा होता है। तो सही आंसर है बच्चा नॉन सीलिएटेड टिश्यू। पहली बात तो वो सीलिया नहीं होता उसमें, क्योंकि हमने वहां से कोई चीज मूव नहीं करवानी है, तो वहां पर सीलिया नहीं होगा, तो नॉन सीलिएटेड है। दूसरा बच्चा स्क्वामस है। स्क्वामस कैसा होता है बच्चा, ये देखिए, ये आपका सिंपल स्क्वामस है, ये रहा नीचे डायग्राम में सिंपल स्क्वामस। ये क्यूबॉइडल है बच्चा, क्यूबॉइडल शेप का जो टिश्यू होता है ना वैसे क्यूब शेप होता है। स्क्वामस जो होता है ना बच्चे वो फ्लैट शेप होता है, ऐसे फ्लैटेंड होता है वो, ठीक है। और जो कॉलमनार होता है वैसे लॉन्ग स्लेंडर सेल्स होते हैं, लॉन्ग स्लेंडर सेल्स होते हैं बच्चा। तो कॉलमनार, क्यूबॉइडल और स्क्वामस की शेप टिश्यूज की ये भी इंपॉर्टेंट है, और एल्वियोली का जो अंदर एपिथेलियम है वो नॉन सीलिएटेड और स्क्वामस है, ये भी जरूरी है। आगे बच्चा बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की। हाउ मच ऑक्सीजन ब्लड सप्लाइज टू टिश्यूज इन वन सर्कुलेशन? ऑप्शंस आर 75%, 1.34%, 25% और 7%। काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। 10 सेकेंड का टाइम लीजिए, गिव इट अ ट्राई एटलीस्ट। अगर आप बच्चा एक क्वेश्चन को ट्राई नहीं दे सकते तो आप AIR1 को ट्राई क्या देंगे, बताइए कैसे देंगे AIR1 को ट्राई आप? ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है और एटलीस्ट सही जवाब देने की कोशिश की है। तो सही जवाब है बच्चा 25%। क्वेश्चन क्या पूछता है, टोटल क्रैमिंग क्वेश्चन है बच्चा, क्रैम कर लीजिए आप इसको, कि एक सर्कुलेशन के टाइम पर, मतलब कि ब्लड एक बार सर्कुलेट करा लंग से हार्ट में या फिर हार्ट से बॉडी में गया, तो उस टाइम पर उसने कितना ऑक्सीजन को सप्लाई किया। तो ऑक्सीजन ने कितना सप्लाई किया बच्चा, आपका 25%। 25% आपका जो है ऑक्सीजन सप्लाई होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में टिश्यू को इन वन सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, हाउ ऑक्सीजन एंटर्स इन ब्लड फ्रॉम एल्वियोली ऑफ लंग्स? प्रेशर ऑफ CO2, सिंपल डिफ्यूजन, बाय हीमोग्लोबिन और नन ऑफ द अबव। ये पूछ रहे हैं कि ऑक्सीजन ब्लड में कैसे एंटर करता है, क्या उसका ट्रांसपोर्ट मेथड क्या है। 10 सेकंड लीजिए, देखो मैंने कितना ज्यादा आपको जो है हिंट दिया है। पूछ रहे हैं ट्रांसपोर्ट मेथड, एकदम सही बात बच्चों। कैसे ऑक्सीजन एंटर करता है ब्लड में एल्वियोली से लंग्स में, बताइए? सिंपल डिफ्यूजन, सही जवाब है सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस, जैसे आपका ब्लड जो है वो सप्लाई होगा कहाँ पे, आपका ऑक्सीजन जो है वो ब्लड को लेगा, और कैसे लेगा, सिंपल डिफ्यूजन से। सिंपल डिफ्यूजन होता क्या है, सिंपल डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच सॉल्यूट्स आर मूव्ड अलोंग अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन अ सॉल्यूशन और अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पहली बात तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि क्या होता है बच्चा,
आपका अगर ए बॉक्स है और बी बॉक्स है, बॉक्स ए बॉक्स बी, बॉक्स ए में ना बच्चा आपके पास ऑक्सीजन है कितनी ग्राम, 10 ग्राम ऑक्सीजन है, और बॉक्स बी में ऑक्सीजन है 2 ग्राम। तो ऑक्सीजन कैसे मूव करेगी बच्चा, अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ऑक्सीजन मूव करने वाली है। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज योर सिंपल डिफ्यूजन। आगे बच्चों बात करते हैं 25 क्वेश्चन की। thoracic cavity is enlarged by contraction of internal intercostal muscles, diaphragm, lungs या फिर all of the above। चलिए बच्चा आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन मैं इसको कहूंगी, पर जो बच्चे सही से जवाब दे देंगे वो अच्छी तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बच्चा जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का, नॉट दैट टफ क्वेश्चन, जस्ट अ ट्रिकी क्वेश्चन। ऑलराइट बच्चों आपका 10 सेकंड का टाइम होता है खत्म। thoracic cavity is enlarged by contraction of, ये पूछ रहे हैं जब हम लोग एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन करते हैं तो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन जब होती है तो कौन सी कैविटी इसमें यूज होती है। तो सही जवाब है बच्चा आपका क्या सही जवाब है, डायाफ्राम, ठीक है। इंटरनल इंटरकोसल मसल्स नहीं आएगा, लंग्स भी नहीं आएंगे, तो ऑल ऑफ द अबव तो बिल्कुल नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा बच्चा, मैं आपको बताती हूँ कैसे नहीं आएगा। सी क्या होता है, thoracic cavity is enlarged by contraction of, आपको पता है जब आप सांस लेते हैं तो आपके जो बॉडी है उसे कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। कॉन्ट्रैक्शन में बच्चा दो चीजें हेल्प करती है, इंटरकोसल मसल हेल्प करते हैं जिन्हें आप रिब्स मसल कहते हैं, लेकिन इंटरकोसल मसल ना दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल इंटरकोसल मसल और एक होता है इंटरनल इंटरकोसल मसल्स। तो जो एक्सटर्नल वाले होते हैं ना बच्चा, ये हेल्प करते हैं, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल इंटरकोसल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोसल मसल्स। और साथ ही साथ क्या, साथ ही साथ आपका डायाफ्राम, आपका डायाफ्राम और जो आपका एक्सटर्नल इंटरकोसल मसल्स है ये दोनों हेल्प करेंगे कॉन्ट्रैक्ट करके। तो ऑप्शन में ना इंटरनल दिया हुआ है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है, और सही क्वेश्चन जो है बच्चा वो आपका कौन सा है, वो आपका बी ऑप्शन है। तो लेट्स मूव टू दी 26th क्वेश्चन नंबर।